साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे पहले एस है क्योंकि सबसे एक्सटेंडेड इसी में कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होगा। रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ भी लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। और साथ ही साथ हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो। तो ये लक्ष्य और ब्रेनांजा की वीडियो है जहां पर जेई मेंस और एडवांस दोनों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे कंटिन्यूअसली वीडियोस आ रहे हैं, कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं और कई सारे पार्ट्स आपके पास आएंगे। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं और ये चैप्टर हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेंट्रल पार्ट है, जो इसका केंद्र बिंदु है, जो इसका हार्ट है, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब बिना जीओसी के तो आपका काम ही नहीं चल सकता। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बताई जाती है, बोली जाती है। तो जीओसी से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार इससे 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चंस, कई बार 6 क्वेश्चंस देखने को आए हैं क्योंकि बहुत वैरायटी है और बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। अगर आप देखिएगा तो ये एसिड बेस सॉल्ट से स्टार्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आप चलिए तो आपको सारे के सारे मैकेनिज्म जो है जीओसी समेट के रख लेता है। इस हिसाब से जीओसी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीओसी 1 में हम सबसे पहले आते हैं। बोला गया है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कार्बोकटाइन इज। बहुत बढ़िया, 4 कार्बोकटाइन गिवन है। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां से काम कर रहा है डांसिंग रेजोनेंस, यहां से काम कर रहा है डांसिंग रेजोनेंस, राइट। अच्छा, अब मैं आता हूं 1 में और 3 में, तो आप देखोगे और 4 में, तो ये एक क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज है या एरोमेटिक है। आपने पिछले साल भी जेई के पेपर में देखा होगा, ये क्वासी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है। यहां से भी अगर आप पॉजिटिव चार्ज को घुमा दीजिएगा तो ये भी आपका एक क्वासी एरोमेटिक या एक एरोमेटिक स्पीसीज बन रहा होगा। यहां पर भी आपको एरोमेटिसिटी नजर आती है, ये भी आपका एक क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज है। कूल, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, समझो, जरा दिमाग पे जोर डालो, समझो। अब आपको पता है कि जो एरोमेटिसिटी आती है, जो एरोमेटिक स्पीसीज होती है, खास तौर पे क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज, वो जनरली डांसिंग रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होती है। जनरली अगर एक ही टाइप का सेम नंबर ऑफ डांसिंग रेजोनेंस और क्वासी के आइटम्स हो या रेजोनेंस एनर्जी कॉम्पेरेबल टाइप वाले केसेस हो, 3-3 की रिंग है। अब आप यहां से देखो, 3 वाले केस में एक बड़ा ही चौंकाने वाला बात हो रहा है। क्या कि जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा तो आप समझो ये ऐसा भी बन सकता है, अगर पाई को यहाँ ले आऊँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ऐसा करने से 2 मिथाइल है, इसका यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग हो जाने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग होने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 में ऑक्टेट कंप्लीशन आ रहा है नाइट्रोजन साइड से। 4 में आपको क्या नजर आता है, ऑक्सीजन की तरफ से देखो ये बैक बॉन्डिंग होती है जिससे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पर ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए 4 पीछे हो जाएगा। 3 सबसे पहले आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 सबसे पहले आना चाहिए, 4 बाद में, क्योंकि दोनों में 3 और 4 में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब रही बात वो जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ए में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है और 2 वाले में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्वासी है और वो डांसिंग है, क्वासी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा। तो करेक्ट आंसर 3 4 1 2 होना चाहिए। 3 4 1 2, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको भी मैंने वैसे शॉर्टकट बताया था, एक BBQ आ रही, ठीक है। BB से बैक बॉन्डिंग, Q से क्वासी एरोमेटिक, A से नॉर्मल एरोमेटिक, R से रेजोनेंस, S से हाइपर, I से इंडक्टिव। आप इस शॉर्टकट को भी लगाते तो भी आपका आंसर आ जाता। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जेईई मेन 2013, अ सॉल्यूशन ऑफ 1-chloro-1-phenyl-ethane is in toluene racemizes slowly in presence of a small amount of SbCl5 due to the formation of 1-chloro-1-phenyl-ethane। 1-chloro-1-phenyl-ethane है और इसको किसके साथ बोला गया है, SbCl5 के साथ ट्रीट करने। तुमको पता है कि SbCl5 जो होता है एक लुइस एसिड के जैसा काम कर रहा होता है, और अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ कंबाइन हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ से पीएच आएगा, यहाँ से Cl आएगा, यहाँ से SbCl5 आएगा, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है, एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये चीज़ यहाँ झटके से हट जाएगी, माइनस SbCl6 हट जाएगा, और ऐसा करने से यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से पीएच है, यहाँ से CH3, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसको क्या बोलेंगे जी, कार्बोकटायन।
तो यहाँ पे जो रेसमाइजेशन आ रहा है उसी कार्बोकेटाइन के बनने के वजह से आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कार्बेनायन नहीं बन रहा, कार्बिन नहीं बन रहा, कार्बोकेटाइन बन रहा, फ्री रेडिकल जो है वो नहीं बन रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो बेसिकली इस वाले कार्बोकेटाइन के दो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, एक बार इधर से लोन पेयर लाया गया है तो इससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, और एक बार इस तरफ से लाया गया है तो ये वाला फॉर्म बन रहा है। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो मैंने आपको 2-3 रूल्स बताए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, उसमें से एक रूल था कि जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो जो इनकम्प्लीट होते हैं उसके मुकाबले में वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीशन से चेक कीजिए, 2 और 3 में ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव दिख रहा है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव दे देंगे तो स्टेबल हो जाएगा। अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है पर O पे पॉजिटिव है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अनस्टेबल होना स्टार्ट होगा, पर स्टिल जो है ये फर्स्ट वाले से बेटर है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट इसका फर्स्ट का नहीं है। यहाँ N पे पॉजिटिव है, इसके वजह से मोर स्टेबल नजर आ रहा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो अपने को दिख रहा होगा वो 2 दिख रहा होगा। 2 के बाद कौन आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 3 आ रहा होगा, क्योंकि O पे पॉजिटिव होने से थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है पर स्टिल ऑक्टेट कंप्लीट है, और 1 में इस तरह का कोई कंप्लीशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है 2, 3, 1 हो गया। 2 मैक्सिमम स्टेबिलिटी, 3 कम है क्योंकि O पे प्लस है, और 1 में कार्बन पे प्लस जरूर है बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मैंने एक वॉर केस रूल भी लिखाया था कि if there is any contradiction between the rule of electronegativity and the octet rule, then the priority is always given to octet rule. octet को प्रायोरिटी देनी होगी, उस हिसाब से 2, 3 है। क्लियर? नेक्स्ट, अब बोला गया है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर। कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, इसका अपने को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना जेई 2009 का सवाल है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो 2 ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं और 2 जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं। अब इसमें भी फंडा है, देखो यहाँ N के ऊपर प्लस है, यहाँ भी N के ऊपर प्लस है, यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस है, यहाँ N के ऊपर माइनस है, पाई बॉन्ड दोनों में 2-2 ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बताओ नाइट्रोजन पे प्लस छोड़ दो, अब नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है बिकॉज वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस हिसाब से ए जो होना चाहिए वो मोर स्टेबल होना चाहिए, ए जो होना चाहिए वो मोर स्टेबल होना चाहिए, और हमारा जो 3 होना चाहिए वो लेस स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा 1, इसके बाद आएगा 3। अब रही बात 2 में कैसे कंपेयर किया जाए और 4 में कैसे कंपेयर किया जाए, तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और वहां पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ N के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ N के ऊपर नेगेटिव है। अब आप मुझे बताइए नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, कार्बन कम है इस पे पॉजिटिव मोर स्टेबल होगा, तो ये वाला मोर स्टेबल हो गया और ये वाला लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? अब कंपेयर कीजिए तो मैक्सिमम स्टेबलाइज कौन हो गया था? 1 हुआ था, 1 के बाद कौन आया था? 1 के बाद 3 आया था, 3 के बाद 2 आया था, 2 के बाद 4 आया था, तो 1 3 2 4, सो बी इज द करेक्ट आंसर, 1 3 2 4। तो आपको लगता होगा कि ऐसे सवाल जो होंगे ये काम के नहीं होते, पर आप प्रीवियस ईयर को देख के समझ ही सकते हो कितना खूबसूरत क्वेश्चन इन्होंने बना रखा है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आइए। अब आपसे बोला गया है, कहाँ गया, हाँ यहाँ ना, हाँ यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबलाइज। इसमें से सबसे ज्यादा कार्बेनाइन जो है वो कौन सा आपको स्टेबलाइज नजर आ रहा है? अब मैं आपको वो भी समझाता हूँ। सो देखो सबसे पहली चीज यहाँ से नेगेटिव है, रेजोनेंस कर रहा है, अच्छी बात है। यहाँ नेगेटिव है, रेजोनेंस कर रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा सा ऑक्सीजन का माइनस आई है, थोड़ा सा रिपल्सन भी है, ठीक ठाक है, माइनस आई काम कर रहा है। यहाँ से आइएगा, यहाँ से भी आपको इस तरीके से रेजोनेंस काम कर रहा है। रेजोनेंस तो अभी कईयों में काम करता हुआ नजर आ रहा है, पर अगर मैं डी में आता हूँ खास तौर पे तो यहाँ से इस तरीके से ये जो कीटो ग्रुप है इसका माइनस आई माइनस एम काम कर रहा है, साथ ही साथ सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग भी काम कर रही है, और सल्फर का माइनस आई भी। अगर बच्चों आपको पता नहीं हो तो एस का माइनस आई ना OH के माइनस आई से ज्यादा पावरफुल होता है बिकॉज ऑफ साइज फैक्टर। सो उस हिसाब से अपन चले तो डी वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज नजर आएगा, क्योंकि उसमें माइनस आई माइनस एम कीटो का है और सल्फर का माइनस आई और बैक बॉन्डिंग भी ऑपरेटिव है। नेक्स्ट, तो 1999 का सवाल है, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ
पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, मोस्ट अनलाइकली, जिसके होने की संभावना नहीं है। एक तो ठीक ठाक दिख रहा है, ओहो हो, दो में बहुत दिक्कत है। दो में इस नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और आपको पता है नाइट्रोजन के पास नो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास किसी भी प्रकार का डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल रॉन्ग है, बाकी सब ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, बोला गया है कि दिए गए कंपाउंड का जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी का क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा ही कमाल का सवाल है गाइज। मैंने इस पर आपको कॉमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, अपने चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आपको पता होगा जो पिरिडीन होते हैं ना, देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि जो पिरिडीन होते हैं ये जनरली ये वाले जो 1,3 एजा वाले कंपाउंड या 1,2 एजा वाले कंपाउंड होते हैं उनसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि पिरिडीन में जो ये लोन पेयर है ये आराम से H पॉजिटिव को कैच कर सकता है, और इनमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पे -I लगा रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस -I आपको देखने को मिलता है कि पिरिडीन के कंपैरिजन में इस तरह के जो कंपाउंड जहां 1,2 पे नाइट्रोजन हो या 1,3 या 1,4 पे हो वो कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा अपने को समझ में आ रहा है 4, क्योंकि एक तो मिनिमम होगा, ये लूप में घूम गया, तो ए जो होगा ये मिनिमम होगा, और डी जो होगा चौथा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम तो निकल गया। अब सवाल पैदा होता है कि 2 और 3 में कैसे कंपेयर करेंगे। सिंपल सा फंडा है। अब देखो यहां पे क्या कर रहे होंगे, जब ये H पॉजिटिव को कैच करेगा तो H पॉजिटिव को कैच करने के बाद ये कुछ ऐसा बना रहा होगा, देखना कुछ ऐसा बना रहा होगा, यहां से NH यहां से पॉजिटिव आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर काम करता है फील्ड इफेक्ट। होता क्या है कि ये जो नेगेटिव के कारण बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, इनके बीच में अट्रैक्शन काम करता है, इनके बीच में अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है। इसके वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा, पर डिस्टेंस काफ़ी दूर है, और आपको पता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते हैं वो स्क्वायर के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है फोर्स कम होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन कि इनमें भी 2 और 3 में ये वाला बेटर हो रहा होगा, ये वाला बेटर होगा। अब चेक कीजिए, सबसे पहले होगा 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 4 2 3 1, 4 सबसे पहले 4 फिर 2 फिर 3 1, 4 2 3 1, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। फील्ड इफेक्ट और -I और रेजोनेंस का रोल था। नेक्स्ट जेईई मेंस 2020, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज वीक टू स्ट्रॉन्ग। आपको बताना है, आपको बेसिसिटी बताना है। अब आपको पता है यहाँ से CH3 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 काफी धकेल रहा है, इसे नेगेटिव बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत डोनेट किया जा सकता है, H पॉजिटिव को तुरंत पकड़ा जा सकता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उस हिसाब से एक जो है बेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं वीक कौन होगा। सब में से आप चेक कर लीजिए, जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस है। HCN सबके कॉम्पेयर, अगर HCN CH4 C2H2 या क्या बोला जाए C3H6 और ये वाला अगर हम बनाते हैं C4H10, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCN है, और HCN है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा CN- होगा, और ये कंजुगेट बेस जो होगा वो वेरी पुअर होगा, ये बहुत ही कमजोर हो रहा होगा। तो सबसे कम होगा 5 और सबसे ज्यादा होगा 1, तो 1 सबसे ज्यादा होगा, है ना, समझ रहे हो। दूसरी बात यह भी है कि sp3 कार्बन है और यहां पर भी sp3 कार्बन है, और अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो sp3 पे माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, देन sp2 देन sp ऐसे आता है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से होना चाहिए था 1, 1 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 3 और 3 के बाद होगा 5। तो अब अगर इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो सबसे कमजोर होगा 5, 5 के बाद होगा sp वाला 3, 3 के बाद होगा 2, 2 के बाद होगा 4 और 4 के बाद सबसे ज्यादा 1 होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फंडा था, कई बार मैं ये क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करा चुका हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब आपसे पूछा गया है कि इन सब में से सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन होगा। सोचिए, समझिए, समझिए, देखिए, जब यहां से नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा तो माइनस यहां आएगा और माइनस यहां आएगा, तो 2 बार कार्बन पे 1 बार नाइट्रोजन पे आएगा। ये इधर से रेजोनेंस करेगा तो माइनस यहां आएगा, 3 बार नाइट्रोजन पे आएगा। यहां पर रेजोनेंस होगा नहीं, लोकलाइज्ड चार्ज है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, यहां से अगर रेजोनेंस करेगा यहां से तो माइनस यहां आएगा, 2 मिथाइल, अच्छी बात नहीं है। ए में अगर आप देखो 3 नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आ रहा है,
और आपको पता है कि कार्बन के ऊपर माइनस आए और N के ऊपर माइनस आए तो N के ऊपर माइनस ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो उस हिसाब से हमारा A वाला पार्ट सबसे स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आपको बोला गया बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल जो होगा वो सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा। समझाते हैं। देखो ये एरोमेटिक है, अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड है, ये भी एरोमेटिक है, अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड है, ये भी एरोमेटिक है, अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे देखो या तो इधर से या तो इधर से, तो रेजोनेंस इतना सा और रेजोनेंस इतना सा काम कर रहा है। इसके साथ रेजोनेंस ऑपरेट नहीं हो रहा बिकॉज वो जो कार्बन है आपका sp3 है। तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी होगा, बिकॉज ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वाला कार्बन sp3 है। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट बोला गया है चूज कीजिए करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता हुआ ऑर्डर आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो समझो कैसे होगा, आपको समझाता हूं। देखो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, राइट। अब आप कार्बन को चूज करो कि कार्बन आपको बताना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जो सबसे ज्यादा खिंचाव महसूस कराएगा। क्योंकि आपको सिंपल सी बात पता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो घट जाएगी। अब देखो इस वाले कार्बन को, ये कार्बन sp है, इस वाले कार्बन को ये कार्बन sp2 है, इस वाले कार्बन को ये कार्बन sp2 है, इस वाले कार्बन को ये कार्बन sp3 है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला P में और Q में दोनों में Q में और R में दोनों में sp2 नजर आ रहा है। पर दिक्कत क्या है, अच्छी बात यह है ये वाला कार्बन sp है, इसके वजह से खिंचाव थोड़ा सा ज्यादा महसूस कराएगा। तो sp2 को जितना खींचना चाहिए ये उससे ज्यादा खींच रहा होगा बिकॉज ऑफ sp कार्बन हियर। पर यहाँ पे चेक करो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp3 धकेलाव है। इसी वजह से अगर मैं कंपेयर करूँ Q और R में दोनों sp2 जरूर है पर Q बेटर एसिड होगा। तो सबसे पहले हमारे पास होगा P, P के बाद आएगा Q, Q के बाद आएगा R और R के बाद आएगा S। तो अब चेक करके देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है P, इसके बाद आ रहा है Q, इसके बाद आ रहा है R और इसके बाद आ रहा है S। आई बात समझ में? सबसे पहले sp आ रहा है P, इसके बाद यहाँ थोड़ा sp की वजह से खिंचाव थोड़ा सा महसूस हो रहा है विड्रॉइंग के जैसा, तो Q, इसके बाद आ रहा है R क्योंकि sp2 है, और S सबसे बुरा एसिड है क्योंकि sp3 है। तो PQRS इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिखाते अगला सवाल। अब देखो IIT-JEE 2016 का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। दिए गए कंपाउंड का करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। अब आपको यहाँ पे अगर लग रहा है कि SIR इफेक्ट है, या अगर आपको यहाँ लग रहा है कि ऑर्थो इफेक्ट है, तो गलत लग रहा है। क्योंकि ना तो यहाँ SIR है ना तो ऑर्थो इफेक्ट है। क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में बताया है कि OH हो गए या NH2 हो गए या CN हो गए, इनके वजह से ऑर्थो या SIR काम नहीं कर रहा होता है, राइट। सो अभी अपन A में आते हैं। तो A में कुछ ऐसा चीज आपको दिखेगा देखो क्या दिखेगा, यहां से कुछ ऐसा आएगा O, यहां से आएगा O, जब हाइड्रोजन हटाएंगे यहां से आएगा माइनस हाफ, यहां से O, यहां से H, यहां से O, यहां से H, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छी खासी H बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है दोनों तरफ से। तो हाइड्रोजन हटाने के बाद ये दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका कंजुगेट बेस ये हाईली स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ये हाईली स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा। ठीक है, अब आइए 3 में बात करते। 3 में एक तरफ से स्टेबलाइजेशन जरूर काम कर रही है, माना कि दोनों तरफ से काम नहीं कर रही पर एक तरफ से तो जरूर कर रहा है H बॉन्डिंग की वजह से। यस, उतना बढ़िया नहीं है पर स्टिल ये बेटर है। अब आओ 2 और 4 में, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं कर रहा, पर 4 में बहुत गंदा सा सीन क्रिएट होएगा बिकॉज OH का जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव M लगेगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ माइनस आएगा, और जब जब इसके ऊपर माइनस आएगा तो COH जो है वो प्लस M के जैसा उसकी तरफ ये नेगेटिव काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये यहाँ से प्लस M डोनर के जैसा काम करेगा, जो कि गलत हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि जस्ट मैंने पिछले वाले में बताया रिलीजिंग जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, रिलीजिंग हो जाएगा 4 में। जबकि 3 में आप 2 में अगर देखोगे तो यहाँ से मेसोमेरिक लगाओगे तो नेगेटिव यहाँ आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव क्रिएट नहीं होगा। मेटा बाईपास इसको बोलते, थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले होगा 1, इसके बाद होगा 3, इसके बाद होगा 2, इसके बाद होगा 4। तो 1 3 2 4, सो करेक्ट आंसर जो है A है। सबसे पहले 1 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 4 आएगा। नेक्स्ट, वाओ वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन एटम इज द मोस्ट ससेप्टेबल फॉर प्रोटोनेशन।
बोला गया कि बताओ किस केस में प्रोटोनेशन होने के एक्सट्रीम चांसेस है, परम चांसेस हैं। तो देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि sp3 है, ये नाइट्रोजन sp3 है, डोनेट किया जा सकता है। यहाँ से समझ में आ रहा है यहाँ से भी डोनेशन अच्छी खासी हो सकती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन 3 को अगर हम देखेंगे तो 3 वाले में नाइट्रोजन sp2 है, बाकी में sp3 था। अब आते हैं 4 में। 4 इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब बोलोगे हाउ, कैसे? इसका एक रीजन दिखाते हैं। देखो अगर इस 3 मेंबर ड्रिंक को देखोगे और मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए इतने से स्पेसीज पे आपको सिर्फ समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहां से ये वाला कार्बन sp2 है और ये 3 की जो रिंग है डांसिंग रेजोनेंस कर सकती है, बिल्कुल डांसिंग रेजोनेंस कर सकती है। तो देखो अगर ये डांसिंग यहां से करेगी तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगी। मतलब होगा क्या, जब जब डांसिंग रेजोनेंस ऑपरेट होगा, जब जब डांसिंग रेजोनेंस ऑपरेट होगा तब तब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब ये मोर चार्ज डेंस होगा और मोर चार्ज डेंस होने की वजह से ये H पॉजिटिव को बहुत जल्दी के साथ कैच करेगा। तो अगर मैं बोलूं इनमें से सबसे ज्यादा कौन हो रहा होगा बेसिक, तो करेक्ट आंसर है 4। 4 जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक हो रहा होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IIT JEE 2001, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। दिए गए कंपाउंड के बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? ट्राई करेंगे अपन इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले वाले केस में आते हैं जो कि यहां नजर आ रहा है आपको, एसिटिमिडीन टाइप का केस नजर आ रहा है। यहां से +I है और हाइपर कंजुगेशन है, इसके वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर आ रहा है, इसके वजह से भी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो बहुत ही मजेदार है। आपको पता है मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको कभी ऐसा कुछ दिख जाए, ग्वाइनिडीन दिख जाए या आपको एसिटिमिडीन दिख जाए, ये सब बहुत अच्छे बेसिस माने जाते हैं। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है। देखो इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि थियरी वाली चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको 400 से 500 मैंने थ्योरेटिकल वीडियोस बता दिए जहां पर आधे घंटे इसको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट ना? हाँ, तो वही चीज यहां पर है। तो बोला गया है करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहां से +M काम कर रहा है, यहां से +I+H काम कर रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो ए वाला तो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा, तो ये द बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया यही काम करेगा। आगे आइए, अब चेक करते हैं बाकियों में। अब देखो ये 2 डिग्री है, अब 2 डिग्री आपको पता है बेटर होएगा, ठीक है। और ये 1 डिग्री है, ये आपके पास गुड होएगा। और ये अमाइड है और अनफॉर्चुनेटली अमाइड एसिडिक होते हैं। अमाइड जो होते हैं बेसिक नहीं होते, ये एसिडिक होते हैं, नॉट बेसिक। सो जब तक ब्रिज हेड अमाइड ना हो तो जनरली अमाइड जो होते हैं एसिडिक ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पहले आया 1, इसके बाद आएगा क्या आएगा? इसके बाद आएगा 3, इसके बाद 2, इसके बाद 4। 1 3 2 4 20 द करेक्ट आंसर। सबसे पहले 1, इसके बाद 3, इसके बाद 2 4। ये तो आप जानते हो 2 डिग्री क्यों 1 डिग्री से बढ़िया होता है, आपको बहुत बढ़िया से पता है, NCERT वाली चीज है, कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट, हो भाई साहब ये सवाल बहुत तगड़ा है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड विल रिएक्ट विथ NaHCO3 टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स। बोला गया इसमें से कितने ऐसे एसिड हैं जिसको NaHCO3 के साथ मिक्स करके शेक करेंगे तो CO2 के बबल्स फिजिंग आएगी, अभी आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज तो अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे नाइट्रो, मेटा पोजिशंस पे लगा, खाली -I के बदौलत आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल सकते। आपको नाइट्रो चाहिए होगा ऑर्थो या पैरा पे, या ऑर्थो पैरा पे, या सारे ऑर्थो पैरा पे। यहाँ पे देखो ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है, जबरदस्त -I -M लगेगा, बिल्कुल देगा। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सब के सब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स देते हैं। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल सल्फोनिक एसिड्स। यस, इसके साथ भी हो रहा होगा, बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे आइएगा, ये आपके पास फिनाइल एसिटिक एसिड है, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्यों नहीं देगा, एकदम देगा। फिर आइए स्क्वेरिक एसिड है। स्क्वेरिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया है कि स्क्वेरिक एसिड हो जाए या डेल्टिक एसिड हो जाए या क्रोकोनिक एसिड हो जाए या रोडिजोनिक एसिड हो जाए या पिक्रिक एसिड हो जाए, सब बड़े तगड़े एसिड्स होते हैं, सब देते हैं। तो ये भी दे रहा होगा। ये सैलिसिलिक एसिड है, बिल्कुल दे रहा होगा। कार्बोक्सिलिक है और OH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबलाइजेशन है। 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल एसिड्स हैं जो कि आपको NaCO3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स दे रहे होंगे। नेक्स्ट, अब देखो ऐसा सवाल 2010 एडवांस में इंटीजर पूछा गया था। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको शायद देख के लगा होगा नहीं पूछेगा। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार पहले भी आया NaOH के साथ।
बोला गया कि कंपाउंड में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने कंपाउंड हैं जो कि सॉल्यूबल है एक्वस NaOH में। अब एक्वस NaOH में जो फिनोलिक होते हैं या कार्बोक्सिलिक होते हैं या सल्फोनिक होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, एल्कोहलिक सॉल्यूबल नहीं होते या अमीन सॉल्यूबल नहीं होते। यहाँ से अमीन है ये सॉल्यूबल नहीं है, एसिड जो है सॉल्यूबल होगा, नाइट्रो में कोई एसिडिक ही नहीं है ये सॉल्यूबल होगा। यहाँ से एलिफेटिक अल्कोहल है और एलिफेटिक अल्कोहल वाले जो होते हैं ROH टाइप वाले वो नहीं होते, फिनोलिक होते हैं। यहाँ पे तो कुछ चांसेस ही नहीं है, 1,2 डाइथाइल बेंजीन है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है सॉल्यूबल होगा, यहाँ पर फिनॉल है सॉल्यूबल होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 4 जो है टोटल मिला के ऐसे हैं जो कि सॉल्यूबल है। देख लो ये जो था कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये फिनॉल था, ये अल्कोहल था, अल्कोहल नहीं सॉल्यूबल होते, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है, तो टोटल मिला के 4 ऐसे। करेक्ट आंसर इज 4। वाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आयन इज एरोमेटिक इन नेचर, इसमें से कितने ऐसे हैं जो कि एरोमेटिक हैं, अभी आपको ये बताना है। आइए सेंटर की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव घूम रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड है, PH 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 PH। क्लियर सी बात है, 2 पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है कि अगर सेंटर में 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो ये क्वासी एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है ये एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ से आओ, यहाँ पर आपको 2 नेगेटिव वाला कोड बनेगा, माइनस माइनस, सब पे एक एक फिनाइल लगा हुआ, इसमें 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें आओ, ये बड़ा कमाल का है, ये इसका सेंट्रल पार्ट ऐसा है, पाई 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 है, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी एरोमेटिक है। यहाँ से आओ, ये भी बड़ा कमाल का है, इस आयन को भी आप जानते हैं, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी एरोमेटिक है। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 ऑल एंड ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड और आयन। समझे मेरी बात? 1 2 3 4, ये चारों के चारों आपको एरोमेटिक स्पीसीज दिखती है। नेक्स्ट जेई मेंस 2021 का सवाल है। देखो जस्ट आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आयन वाइन जो आप करा रहे हैं सर ये आएगा क्या। देखो जस्ट पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। देखो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। और कैसा एरोमेटिक है? क्वासी एरोमेटिक। क्वासी का मतलब चार्ज के साथ एरोमेटिक। ये जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है। ये देखिएगा एरोमेटिक है और ये देखिएगा ये हमको क्या नजर आ रहा है? एंटी एरोमेटिक नजर आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। अब बोला गया इसमें से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये हमको आयन नजर आ रहा है, तो अगर कोई एक चूज करना हो तो कंपाउंड हमारा सी है, ए हमारा आयन है। ये क्वासी एरोमेटिक आयन है और ये कंपाउंड है। हालांकि मैं आपको बताऊं लोगों ने इस पे चैलेंज किया था, लोगों को ए के लिए भी मार्क्स मिले हैं, सी के लिए भी मार्क्स मिले। जिन्होंने ए लगाया वो भी करेक्ट है, जिन्होंने सी लगाया वो भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, आपने जो लगाए ठीक लगाए। और चूंकि इसमें बोला गया था कंपाउंड, तो सी एक कंपाउंड है, ए एक आयन है, तो सी बेस्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ वुड बी। अब आपको बोला गया है कि इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा। देखो ये क्विनोक्लिडीन है, लोन पेयर तुरंत डोनेट कर सकते हो। यहाँ से भी एक कॉम्पैक्ट बेस से डोनेट हो सकता है। यहाँ से जो लोन पेयर है रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। और साथ ही साथ क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है, -I भी लगा रहा है। अब सबसे बेस्ट कौन होगा? तो ए होगा, क्योंकि ए में ज्यादा कार्बन है। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ केवल 1 कार्बन है, तो +I जो है वो 1 में ज्यादा नजर आ रहा है 2 के मुकाबले में। तो सबसे पहले 1 होगा फिर 2 होगा। अब देखो 3 में रेजोनेंस है, 4 में भी रेजोनेंस है। 3 में आप देख रहे हो यहाँ से जो मिथाइल है, इस मिथाइल का +I इंडक्टिव काम कर रहा है। यहाँ पे Cl का -I और बैक बॉन्डिंग काम कर रहा है, जो कि 4 को बहुत बुरा बेस बनाएगा। तो सबसे पहले होगा 1, इसके बाद होगा 2, इसके बाद होगा 3, इसके बाद होगा 4। सो करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये जेई मेंस 2020 का सवाल, अभी रिसेंट पूछा गया सवाल है। इससे पहले मैंने 21 का भी कराया आपको। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखो पेरिडीन है, तो इसका जो लोन पेयर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, डोनेट किया जा सकता है। आप इसको देखो, ये आपका पायरोल है, अभी यहाँ पायरोल में भी रेजोनेंस में घूम गया। ये आपका पायरोलिडीन है, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहाँ से धकेला जा रहा है, बिल्कुल धकेला जा रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो इंडक्टिव अच्छा खासा है, नाइट्रोजन sp3। अगर आप चेक करोगे ये नाइट्रोजन sp2 है, ये नाइट्रोजन sp3 है। यहाँ मामला ही अलग है, ये लोन पेयर इधर से आता है, यहाँ से चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, नाइट्रोजन के ऊपर अच्छी खासी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके वजह से
ये वाला जो नाइट्रोजन है इससे डोनेट करना जो होगा वो आसान हो जाएगा, तुरंत H+ को जाके पकड़ेगा। तो सबसे बेस्ट बेस होगा डी, डी के बाद होगा सी, सी के बाद होगा ए के बाद बी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पुअर कौन हो गया, तो सबसे पुअर हमारे पास बेस हो गया बी। तो सबसे पहले आएगा बी, बी के बाद ए के बाद सी, सी के बाद डी, BACD कहीं पे है क्या? देखो सबसे पहले फिर से चेक करो, BQ सबसे गंदा बेस है क्योंकि ये sp2 है और रेजोनेंस में इसका लोन पर घूम जा रहा है। ए में थोड़ी सी अच्छी बात है कि sp2 है पर लोकलाइज्ड है, तो बी के बाद ए आया। सी अच्छा इसलिए है क्योंकि बाकी दोनों sp2 थे, अपना भाई sp3 है, sp3 से डोनेट करना आसान है। डी सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसका जो है वो +m काम कर रहा है जिससे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following will produce the fastest white precipitate with silver nitrate solution? बोला गया कि बताओ किस केस में सबसे तेजी के साथ AgNO3 का फास्टेस्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट कब आएगा? जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपना क्लोरीन ऐसे करके AgCl बना रहा होगा, जब AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अब देखो यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा, जी हाँ, इससे डांसिंग रेजोनेंस है। यहाँ से हटा दे रहे होंगे तो यहाँ से क्या हो रहा होगा? देखो यहाँ से इस तरीके से पॉजिटिव आ रहा होगा, ये भी हमारा क्वासी एरोमेटिक है। यहाँ से आओगे तो ये भी हमारा क्वासी एरोमेटिक है Cl हटाने के बाद। यहाँ से आओगे तो यहाँ से भी हमारा क्वासी एरोमेटिक है। लेकिन ज़रा सा रुकना, अच्छा सा सवाल है। देखो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब आपको ऊपर अगर आप ऊपर सेंस में अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बी सबसे तेज देगा। कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सी सबसे तेज देगा, कई बच्चों को लग रहा होगा ए भी सबसे तेज देगा, पर यहाँ बाजी मार ले गया डी में सबसे तेज होगी। बिकॉज डी इकलौता एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आप पाओगे कि बैक बॉन्डिंग के वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रही है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रही है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब जब बैक बॉन्डिंग आएगी ना, उसके जैसा स्टेबल कोई भी नहीं है। बैक बॉन्डिंग अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स होता है कार्बन में, ऑर्गेनिक में। बैक बॉन्डिंग को कोई हरा नहीं सकता। बैक बॉन्डिंग इज अ वेरी पावरफुल फेनोमेना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आओ 19 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। देखो ऐसा ही सवाल था ना। देखो तो अगर मैं यहाँ से प्रेसिपिटेट लाऊंगा Ag पॉजिटिव के साथ यहाँ से, तो देखो Br यहाँ से आएगा और ऐसा करने से आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ से N है, यहाँ पॉजिटिव है, स्टेबल नहीं है, नहीं स्टेबल नहीं है। यहाँ से आ जाओ, ये अच्छा खासा स्टेबल दिख रहा है क्योंकि ऐसा करने से क्वासी एरोमेटिक आ रही है। यहाँ से आओ, रिंग के ऊपर प्लस आ रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, नॉट स्टेबल। यहाँ से आओ, ठीक ठाक सा एक केस है, दे देगा हल्का सा, बहुत बढ़िया नहीं है। सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन की कहाँ दिख रही है? बी में दिख रही है। बी इज द मोस्ट स्टेबल केस, इसीलिए बी में सबसे बढ़िया कार्बोकटाइन आएगा। नेक्स्ट, वाओ, चूज द आयनिक पार्ट विच इज एरोमेटिक इन नेचर। बोला गया बताओ कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें जो आयनिक पार्ट है वो एरोमेटिक इन नेचर है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट कंजुगेशन, ये एरोमेटिक है। यहां से भी अभी जस्ट मैंने बताया 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है। यहां से मैंने जस्ट बताया 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा एरोमेटिक है। यहां पर आ जाओ तो ये नॉन एरोमेटिक है। बोलो कैसे? अगर तुम देखोगे तो जो रेजोनेंस काम कर रहा है वो पूरे में काम नहीं कर रहा, मतलब जो रेजोनेंस है वो इस पॉजिटिव के साथ होता हुआ ही काम कर रहा है। एक कार्बन इसका स्टिल sp3 होगा। तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? या बात समझ में नहीं आई? मतलब ये इस तरीके का केस है। देखो यहाँ प्लस है, डबल 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 और एक कार्बन छूटा हुआ है, तो रेजोनेंस जो है केवल इतने दूर में ही काम कर रहा है। ये वाला कार्बन sp3 है। दैट्स वाई अगर मैं बात करूं इन चारों में से एरोमेटिक का एनायनिक पार्ट कौन सा है या आयनिक पार्ट जो है वो कौन सा एरोमेटिक है, तो 1 2 3 का एरोमेटिक है, 4 का छोड़ के। 1 2 3 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 21 का एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड बताओ। अब देखो इसमें टोटल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6। यहाँ से चेक करोगे ये sp3 है, sp3 होने की वजह से नॉन एरोमेटिक है। यहाँ बड़ी sp3 है, sp3 होने की वजह से नॉन एरोमेटिक है। एंटी मत बोल देना इसको, लूप में रेजोनेंस काम नहीं कर रहा। यहाँ से आ जाओ, ये एंटी एरोमेटिक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द गिवन कंपाउंड। बोला गया है कि दिए गए कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सो अगर मान लो कि मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ आएगा। यहाँ से CF3 का -I -H है, यहाँ से -I बैक बॉन्डिंग है। कूल, वेरी गुड। अब अगर मैं आता हूँ इस वाले केस में,
अगर मैं इसको हटाता हूँ तो नेगेटिव यहाँ आके यहाँ आएगा, इससे कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, रिपल्सन्स ही है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव लाता हूँ तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, कंजुगेशन में नहीं है, sp3 है, तो गया काम से। अगर मैं यहाँ से लाता हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ओ हो, क्या बात, क्या बात। तो S वाले में तो मज़ा ही आ गया, सबसे एक्सटेंडेड दिख रहा है S में, तो S आएगा। इसके बाद नज़र आ रहा है P में, सबसे पहले S है, इसके बाद हमारे पास P है, और R में तो एक नॉर्मल सा अल्कोहल है, रेजो ही नहीं है, तो SpQR, S फिर है P फिर है QR, पहला ही करेक्ट नज़र आ रहा है। सबसे पहले S है क्योंकि सबसे एक्सटेंडेड इसी में कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होगा, इसके बाद P में आएगा, इसके बाद Q में आएगा, एक छोटा सा रेजोनेंस एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करता है, R में वो भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जेई मेंस 2013 का सवाल है, ये भी बड़ा ही कमाल का सवाल है। बोला गया है कि अरेंज कीजिए दिए गए कंपाउंड को इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एसिडिटी, तो एसिडिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो यार नाइट्रो है, जब H को हटाओगे नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, नाइट्रो का -I -M काम करेगा। यहाँ से आओगे तो -I बैक बॉन्डिंग काम कर रहा होगा, ठीक है जी हाँ। यहाँ से तुम आओगे तो यहाँ से CH3 का +I +H है, जो कि बहुत गंदी बात है क्योंकि धकेलने वाले नहीं चाहिए। ये तो बहुत बुरी तरीके से खतरनाक डीस्टेबलाइज करेगा क्योंकि ये +M लगाता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा 3, क्योंकि नाइट्रो का -I -M सबसे पावरफुल है। अब आप बोलोगे बैक बॉन्डिंग से तो ऑक्टेट कंप्लीट है, पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है जितने भी कंजुगेट बेस होते हैं। फिनॉक्साइड के जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कोई ज़्यादा असर नहीं डालेगा। इसीलिए सबसे पहले आएगा 3, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द गिवन बेसिस। ट्राई कीजिए इसको। बोला गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का गिवन बेसिस के लिए। तो बेसिक ऑर्डर में हम क्या चेक करते हैं बताओ? लोन पेयर कौन कितनी आसानी के साथ डोनेट कर पाता है। अब देखो लोन पेयर जब हम डोनेट कराएंगे ना, तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये रेजोनेंस कर रहा है माइनस यहाँ 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 आएगा, रेजोनेंस कर रहा है यहाँ 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 आएगा, रेजोनेंस कर रहा है यहाँ 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 आएगा, रेजोनेंस कर रहा है यहाँ 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 आएगा। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर हम लोन पेयर को देखेंगे कि लोन पेयर अंदर जाने से जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगी तो डोनेट करना दिक्कत होगा। अब आप सोचो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कहाँ नज़र आ रही है? 3 में, क्योंकि जब यहाँ से ये आएगा तो क्लोरीन का -I तो काम करेगा ही करेगा, साथ में बैक बॉन्डिंग भी बुरी तरीके से स्टेबलाइज है। तो ये एक बड़ी गंदी बात हुई 3 के केस में, ठीक है परफेक्ट। अब आओ 4 के केस में। 4 के केस में फ्लोरीन का -I केवल है, तो क्लोरीन ज़्यादा खींचता है तुम जानते हो, तो 3 सबसे बुरा होगा, फिर उससे थोड़ा कम बुरा 4 होगा। अब आइएगा 1 और 2 में। 1 और 2 में केवल और केवल -I देखना है। -I जो है वो फ्लोरो का ज़्यादा पावरफुल होता है क्लोरो के कंपैरिजन में, तो उस हिसाब से हमारा क्लोरो वाला सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो A सबसे पहले आएगा, इसके बाद 2 आ रहा होगा, इसके बाद हमारे पास 4 आ रहा होगा, इसके बाद 3 आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो इधर से चेक करते हैं तो सबसे अगर मैं देखूं तो फिर से एक बार चेक करो। अच्छा उल्टा सीधा कई पैटर्न दिया हुआ है, ओ हो, तो चौंकाने वाली चीज़ है। फिर से चेक करो तो सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? सबसे बढ़िया बेस हमारा 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद हमारा 4 3। तो मेरे हिसाब से ये सही नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा 1 है, हाँ, क्योंकि क्लोरीन का -I कम होता है, बैक बॉन्डिंग के लिए नेगेटिव चार्ज तो आया नहीं है मेटा पोजिशंस पे, तो 1 है। 1 के बाद 2 आया है, जी हाँ 2 है। 2 के बाद 4 आया है, हाँ 4 में -I काम कर रहा है, यहाँ -I बैक बॉन्डिंग है। परफेक्ट, एकदम सही आंसर है, बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2000 का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? ठीक है ना, सॉरी माय बैड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, नॉट एसिड। सब में NH2 लगा हुआ है। तो देखो एक में नॉर्मल एनिलीन है, एक में पैरा नाइट्रो एनिलीन है, मेटा नाइट्रो एनिलीन है और बेंजाइल है। बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा गया था, तो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। वो इसलिए क्योंकि आप चेक करो यहाँ पे CH2NH2 है और इसके वजह से रेजोनेंस रुक जाएगी, तो ये एक एलिफेटिक अमीन के जैसा काम कर रहा है, इसी वजह से। बाकी सब में लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, केवल यहीं पे लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, डी बेस्ट बेस है। नेक्स्ट, Which of the following reactions is not expected to go in forward direction? किसके चांसेस नहीं है फॉरवर्ड में जाने के?
मैंने बताया सवा और वसा, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, वीक एसिड टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड में जा रहा होगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन फीजिबल होगा, और वसा जो होगा वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब नॉट फीजिबल होगा। आप ऐसे याद रखिएगा, वसा हिंदी में बोलते हैं फैट को, है ना, जो मोटे आदमी होते हैं वो चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, तो वसा वाले केस में नहीं जा पाएगा। ऐसे का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, WA का मतलब वीक एसिड, वही चीज़ है। अब देखो यहाँ से चेक करो, एसिड को तुमको पकड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से देखो एल्कोहल तुम्हारे पास आ रहा है और यहाँ से एसिडिक पार्ट हाइड्रोजन है। अब हमको पता है इसमें से ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो सवा हो गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे सल्फोनामाइड है, राइट, और यहाँ पे देखो वाटर है। अब आपको पता है कि सल्फोनामाइड जो होते हैं वो पानी से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ये भी फॉरवर्ड चला जाएगा। आगे आओ। अब यहाँ पे देखो तुमको एक 2 डिग्री अमीन नजर आ रहा है और यहाँ पे तुमको एल्केन नजर आ रहा है। तुमको पता है नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये भी वीक एसिड हो गया, सो ये भी फॉरवर्ड चला जाएगा। यहाँ पे आओ, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ हो यहाँ पे फंस गए। यहाँ जो है ये वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक कमजोर एसिड होते हैं, सल्फोनिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये हो गया वसा, और वसा के केस में रिएक्शन जो होगी वो पीछे जाएगी, ना कि फॉरवर्ड जाएगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन 4-methyl benzene सल्फोनिक एसिड इज हाइड्रोलाइज्ड विद एक्सेस ऑफ सोडियम एसीटेट। इसमें से कौन ऑब्टेन्ड होगा जब 4-methyl benzene सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्सेस ऑफ सोडियम एसीटेट में। देखो ये भी HSAB का क्वेश्चन है। 4-methyl benzene सल्फोनिक एसिड, 4-methyl एक्सेस ऑफ सोडियम एसीटेट, 4-methyl benzene सल्फोनिक एसिड, इसको ट्रीट किया जाएगा एक्सेस ऑफ सोडियम एसीटेट के साथ, CH3CONA के साथ, CH3SO3Na प्लस CH3COH। पहले ये बताओ रिएक्शन काम करेगा कि नहीं। देखो यहाँ से सल्फोनिक है, वहाँ से एसिटिक वाला केस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, सवा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। क्या बन रहा है यहाँ से, सोडियम सॉल्ट बन रहा है, किसका, पैरामिथाइल सल्फोनिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट और साथ में एसिटिक एसिड। ये देखो यहाँ से यही तो बनता हुआ नजर आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग गिवन कंपाउंड। आपको दिए गए कंपाउंड में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चूज करना है। कैसे चूज करें, सोचो। सिंपल है, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूं तो नेगेटिव जो होगा इस सल्फर के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ यहाँ से इस तरीके से -I और बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, समझना। यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूं तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो क्या कर रहा होगा, इसके साथ आ रहा होगा और इसके साथ भी स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज ये अंदर आएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, भूल जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन है, भूल जाओ। सारा का सारा रेस किसके साथ काम कर रहा है, एक के साथ काम कर रहा है और बी के साथ काम कर रहा है। अब बोलो हम इसमें से किसको सबसे बढ़िया मान रहे होंगे, कौन सबसे बेस्ट काम कर रहा होगा, बताओ जरा। यहाँ पे 2 सल्फर है, एक यहाँ सल्फर और फॉस्फोरस है, करेक्ट आंसर है बी। अब बोलो कि ऐसा कैसे, समझाता हूँ। एक सल्फर दोनों में हटा दो क्योंकि दोनों में कॉमन है। सारा केस आया इस एक सल्फर के बीच में और फॉस्फोरस के बीच में। अब तुमको पता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को एक एक्स्ट्रा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल के साथ खींचता है। सल्फर में क्या हो रहा है कि आपका नेगेटिव चार्ज वेकेंट डी ऑर्बिटल के पास जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। फॉस्फोरस में क्या हो रहा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही है, साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1+1 का बोनांजा ऑफर मिल रहा है। दैट्स वाई बी वाला जो होगा सबसे बेस्ट एसिड होगा। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट, बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बड़ा प्यारा सवाल, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा। सिंपल सी चीज है, सोचिए। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ इस जगह से -H पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से डबल, यहाँ से डबल, यहाँ से नेगेटिव है, इसके वजह से ये क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। और इस क्वासी एरोमेटिसिटी की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको कहाँ दिख रही होगी, सी में दिख रही होगी। सी बहुत स्टेबल है। नेक्स्ट, ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।